चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज क्षेत्र और आयतन से संबंधित जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया, ठीक है, उसका कितना जानते हो, कितना समझे हो, उसको थोड़ा सा टेस्ट होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न। आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा? अब मैं पूछूंगा, वो बताएगा। तो चलो विद्या बताओ, आयत का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा? चार ऑप्शन दिया है तुम्हारे सामने। लंबाई गुणी चौड़ाई। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी में दिया हुआ है लंबाई गुणी चौड़ाई, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। वर्ग की परिमिति निम्न में से कौन सा होगा? मानसी। 4 गुणित 1 भुजा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4 गुणित 1 भुजा। वर्ग की परिमिति निम्न में से कौन सा होगा लिखा था, इसका होगा 4 गुणित 1 भुजा, बिल्कुल सही जवाब। परिमिति का मतलब होता है चारों भुज, जितना भी भुजा वाला है। अब वर्ग की पूछ रहा है तो वर्ग में कुल 4 भुजा होते हैं। वर्ग में कुल 4 भुजा होता है। अब वो चारों भुजा का माप एक समान होता है, तो चारों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? भुजा धन भुजा, धन भुजा, धन भुजा लिखेंगे। लेकिन एक जैसे राशि या एक जैसे संख्या को बार बार जोड़ने की बजाय कितना बार लिखा गया है उसके साथ गुणा कर दिया जाता है, तो इसीलिए ये उत्तर हो गया 4 गुणित भुजा कहें या 4 गुणित 1 भुजा कहें, दोनों का अर्थ वही है। तो इस तरह से ये परिमिति यानी परिमाप या परिसीमा का सूत्र बना है। परिमिति यानी सभी भुजा का योगफल, तो वर्ग में सभी भुजा एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न, आयताकार क्षेत्र की परिमिति निम्न में से क्या होगी? ऑप्शन सी सर तनीषा सर। कौन? तनिषा का ऑप्शन सी तीसरा। बहुत लेट में जवाब आया, बिल्कुल सही जवाब है। आयताकार क्षेत्र की परिमिति का है, परिमिति माने वही परिमाप ही हुआ। परिमिति यानी परिमाप। तो आयत में क्या होता है? 2 लंबाई होते हैं, 2 लंबाई होते हैं और 2 चौड़ाई होते हैं। तो बस ये दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को जोड़ा जाता है। अब हम यहाँ देखें, ऐसे अगर देखो तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई एक बार जुड़ेगा, इधर से भी लंबाई चौड़ाई एक बार जुड़ेगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ये 2 बार जुड़ा रहता है। लंबाई और चौड़ाई 2 बार जुड़ा है, और जब कोई चीज 2 बार जुड़ा हो तो 2 का गुणा हो जाता है। तो लंबाई चौड़ाई का 2 से गुणा हो गया। लंबाई चौड़ाई के योग का 2 से गुणा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लंबाई चौड़ाई को 2 बार लिखकर, तो कोई भी चीज को 2 बार करने के बजाय, जोड़ने के बजाय गुणा किया जाता है। यही इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी। अब इसका मैं 3 सूत्र बताया था परिमाप का। एक तो पहला 2 गुणित लंबाई धन 2 गुणित चौड़ाई भी बताया था, 2 गुणित लंबाई धन 2 गुणित चौड़ाई। और दूसरा ये है
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने क्या होता है मुझे अभी तक नहीं पता। क्षेत्रफल माने क्या बताया? खाली क्षेत्रफल माने कहूं अगर, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है बच्चों आड़ी भुजा गुणित खड़ी भुजा। ये क्षेत्रफल का सभी प्रकार की आकृति में काम आने वाला सूत्र है। क्षेत्रफल का मतलब ही होता है आड़ी भुजा गुणित खड़ी भुजा। अब यहाँ तुम्हें वर्ग का पूछा गया, वर्ग का क्षेत्र, तो वर्ग में आड़ी भुजा को कहा जाता है भुजा और खड़ी भुजा को भी कहा जाता है भुजा, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा एक समान होते हैं। जब एक समान है तो नाम भी सबका एक जैसे रहेगा। तो आड़ी भुजा भी भुजा है, खड़ी भुजा भी भुजा है। तो कोई भी दो राशि का एक समान राशि बजाय क्या किया जाता है, उसका वर्ग कर दिया जाता है। ऐसे तो भुजा का वर्ग हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। एक भुजा का वर्ग, यही इसका सूत्र है। ठीक है, तो मेन जो सूत्र है वो है आड़ी भुजा गुणित खड़ी भुजा। आकृति चाहे कुछ भी रहे, आयत है तो भी वही सूत्र काम आता है। लंबाई धन चौड़ाई इसमें नाम रहता है। आड़ी भुजा को लंबाई बोलते हैं, खड़ी भुजा को चौड़ाई बोलते हैं, तो भी वही लंबाई गुणित चौड़ाई हुआ ना। अब इसमें आड़ी भुजा का नाम भुजा, तो खड़ी भुजा के नाम भी भुजा, तो भुजा गुणित भुजा हुआ और भुजा गुणित भुजा यानी भुजा का वर्ग हो। सिंपल सा। चलो अब ये बताओ, ये घन का आयतन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का 7/3, या इनमें से कोई नहीं? सर मैं बताऊं? हाँ नाम बताओ जी। मोक्ष। मोक्ष, हाँ चलो मोक्ष बताओ। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये आयतन वर्ग का यानी घन का आयतन बराबर क्या होता है? आयतन में क्या करते हैं? किसी का भी आयतन हो, किसी भी घन या घनाभ त्रिविमीय आकृति का आयतन निकालते हैं, चाहे वो घन हो घनाभ हो। वास्तव में आयतन का परिभाषा क्या है? आयतन बराबर होता है बच्चों खड़ी भुजा, सभी के लिए काम आएगा, आड़ी भुजा कल ही बताया हूं, गुणित तिर्यक भुजा। घन एक त्रिविमीय आकृति है। कैसे त्रिविमीय आकृति है? त्रिविमीय आकृति का मतलब त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, इसमें तीन विमाएं होती हैं। अब विमाएं किसको बोलते हैं कोई बताएगा? नाम से ही पता चल जाता है। त्रि माने तीन, विमी बोला जाता है आयत में जाओगे तो लंबाई चौड़ाई जो लिखते हो यही विमा है, विमा। घन में आते हैं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब रहता है घनाभ में। इसमें देखें घन में तो लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है,
लेकिन सब एक बराबर माप का है, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना करके भुजा 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 ही रहता है। तो खड़ी भुजा भी भुजा है ध्यान में, आड़ी भुजा को भी भुजा बोलते हैं और तिर्यक भुजा को भी भुजा बोलते हैं। अब भुजा का 3 बार गुणा करने की बजाय भुजा का घात 3 लिख दिया जाता है। एक भुजा का घात 3, तो यही हो वो घन का आयतन, घन का आयतन। समझ आया? तो कल ही तो बताए हैं, अरे भाई घन का आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब मेन चीज को समझे रहो, खड़ी भुजा गुणित आड़ी भुजा गुणित तिर्यक भुजा। अब हर प्रकार की आकृति में भुजा का नाम अलग होता है। घन में भुजा का नाम भुजा ही रहेगा, सब भुजा को भुजा ही बोलते हैं, चाहे आड़ी हो खड़ी हो तिर्यक हो। क्यों सब भुजा को एक बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आड़ी भुजा खड़ी भुजा तिर्यक भुजा सभी का माप बराबर होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर एक भुजा का मान बता दूं 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब आड़ी भुजा भी 6 सेंटीमीटर है, खड़ी भुजा भी 6 सेंटीमीटर है, तिर्यक भुजा भी 6 सेंटीमीटर है। घन, क्योंकि घन बना है वर्गाकार आकृति से, 6 वर्गाकार, और वर्ग में सभी भुजा समान होता है। देखो, घनाभ का आयतन निम्न में से क्या होगा? हिमांशी, चलो हिमांशी बताओ, बाकी लोग माइक ऑप्शन बंद बी रखो। सर। ऑप्शन बी, लंबाई बी गुणित कह रहे हो? चौड़ाई गुणित ऊंचाई। हिमांशी बोले हो तुम? यस सर। हाँ ठीक ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैंने आयतन ही पूछा था और आयतन अभी बताया हूं मैं। क्या आयतन का मुख्य परिभाषा क्या बताया हूं, कोई बताएगा? वो सभी आकृति पर लागू हो गए, जहां भी आयतन शब्द आएगा इसको खड़ी लागू कर भुजा, सकते हैं। हाँ, ये है खड़ी भुजा गुणित खड़ी गुणित भुजा गुणित खड़ी भुजा, त्रियक और उसके बाद तिर्यक। त्रियक तिर्यक माने जो तिरछा होता है, ठीक है, एकदम खड़ी नहीं रहता ना आड़ी नहीं रहता, और तिर्यक भुजा। देखो बच्चों, चिन्ह कर रहा हूं, ये जो लाल रंग में चिन्ह किया ये आड़ी भुजा है, आड़ी बोलते हैं उसको। और ये हरा रंग में किया ये खड़ी भुजा हुआ, ठीक। अब नीला रंग में कर रहा हूं, देखो इसको तिर्यक भुजा बोलेंगे। तो ये त्रिविमी आकृति है, इसमें 3 प्रकार की विमाएं होती हैं, एक तो आड़ी और खड़ी के बाद तिरछा, तिर्यक बोलते हैं। तो तीनों भुजाओं का गुणनफल ही आयतन कहलाता है। अब चूंकि ये घनाभ है और घनाभ में तीनों भुजाओं का नाम अलग अलग है। आड़ी भुजा को बोला जाता है लंबाई, खड़ी भुजा को बोला जाता है ऊंचाई, और तिर्यक भुजा को बोला जाता है चौड़ाई। ये भी याद रखो, आड़ी भुजा का नाम लंबाई होता है, खड़ी भुजा का नाम ऊंचाई, और ऊंचाई के जगह में बहुत सारे प्रश्न में गहराई शब्द भी आएगा। तो ऊंचाई और गहराई दोनों का मतलब एक ही है, याद रखना। ऊंचाई कह रहा है तो भी गहराई है, गहराई कह रहा है तो भी। तो ऊंचाई में तो समस्या नहीं होता है, गहराई प्रश्न में आ जाता है, लंबाई चौड़ाई और गहराई दिया रहता है। अगर किसी बर्तन के बारे में बताए, टंकी के बारे में बताए उस समय, तो वहां मत सोचना कि इसमें तो ऊंचाई नहीं है, कर तो गहराई को ही ऊंचाई मानना, याद रखना इस बात को। तो समझ ले रहा हो यहाँ क्या चीज, कि आड़ी भुजा का नाम लंबाई होता है घनाभ में, खड़ी भुजा का नाम ऊंचाई, और तिर्यक भुजा का नाम चौड़ाई।
अब चूंकि तीन भुजा का अलग अलग नाम है, इसीलिए इसका जो सूत्र बनता है वो आड़ी भुजा को लंबाई लिखते हैं, खड़ी भुजा को गुणित चौड़ाई लिखा और तिर्यक भुजा को ऊंचाई। आयतन बताया था आड़ी भुजा, खड़ी भुजा, तिर्यक भुजा। चूंकि घनाभ में बच्चों आड़ी भुजा को लंबाई, खड़ी भुजा को चौड़ाई और तिर्यक भुजा को बोलते हैं चौड़ाई और खड़ी भुजा को ऊंचाई बोला जाता है, तो ऐसे लिख सकते हो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब इसमें घन आएगा उत्तर में, घन इकाई, इकाई की जगह में सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर लिखा है तो मीटर लिखेंगे। लेकिन आयतन निकालोगे तो घन लिखना जरूरी है, ठीक है। अब घन क्यों आता है, क्योंकि लंबाई में भी घन होता है, चौड़ाई में भी, सॉरी, लंबाई के साथ भी कोई भी इकाई होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, चौड़ाई में भी सेंटीमीटर, ऊंचाई में भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का 3 बार गुणा होता है ना, तो उसका घात 3 हो जाता है, जिसे घन कहते हैं। तो बता चुका हूं। किसी कमरे के सभी सतहों का क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। अपना नाम बोलो, मैं उन्हीं से पूछूंगा, क्योंकि मैं नाम लेके पूछ रहा हूँ तो बहुत लोगों का जवाब नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी गीतिका साहू। ऑप्शन नंबर डी, चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी बोले। और कोई बच्चा जवाब देना चाहे। एक लड़की बस बोली है हर्षिता, हर्षिता बोली है ऑप्शन नंबर 4 पे। किसी कमरे के सभी सतहों का क्षेत्रफल निम्न में से होगा क्या। तो मैंने, कौन बोली है, गीतिका बोली है। गीतिका बोली है, सॉरी सॉरी, चलो गीतिका बताई है ऑप्शन नंबर 4। कोई भी कमरा रहेगा बच्चों, कमरा, अभी जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का सतह माना जाता है कमरे के चारों दीवारों को, कमरे के चारों दीवारों को उसका सतह माना जाता है। और तुम लोगों को बताया था मैं कि घनाभ आकार का कमरा है तो उसके चारों दीवारों को का क्या सूत्र था, चारों दीवारों के लिए एक और नाम दिया था मैं, कोई बता सकता है चारों दीवारों को क्या सतह बोलते हैं, नाम बता सकते हैं। उसको बोला जाता है पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब भी किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो उसको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहा जाता है, या कहें कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसका मैं सुंदर सा ट्रिक बताया था क्या, कि परिमाप, परिमाप गुणित होता है, परिमाप गुणित ऊंचाई, यही है चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र। अब परिमाप बराबर तुमको पता होना चाहिए कि परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो परिमाप के जगह में लंबाई धन, इस तरह 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई लिख सकते हो और फिर गुणित ऊंचाई। तो यही है किसी भी कमरे के सभी सतहों का क्षेत्रफल का सूत्र, या कह सकते हैं किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं किसी कमरे का क्षेत्रफल। तो इसमें ऊपर और नीचे का छूट जाता है बच्चों। चित्र में देखो, मैंने ऊपर को, मान लो एक कमरा है तो ऊपर को पीला कर दिया, फर्श को हरा कर दिया, तो 4 दीवार बचा, एक तो एक दीवाली और वो पीछे वाला और सामने वाला और ये बगल वाला। भाई कमरे का छत और फर्श को छोड़ दो तो 4 दीवार बचे कि नहीं बचे। तो बस ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल, परिमाप जान लो। इसका परिमाप जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई। भाई कमरे के फर्श का लंबाई और चौड़ाई जान जाओगे तो परिमाप निकाल सकते हो।
तो लंबाई चौड़ाई को दो जोड़ करके 2 से गुणा कर देते हैं, परिमाप मिल जाता है। उसके बाद ऊंचाई से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक, चारों दिया। चलिए ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न लिखा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ इस प्रश्न में अधूरा है समझो, अगर नहीं लिखा है कि बाहर में रास्ता बनाया तो अधूरा प्रश्न माना जाएगा। उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि अंदर रास्ता अंदर बनना है बाहर बनना। तो ये 10 हुआ, ये हुआ 8, चौड़ाई हुआ 8। ठीक, तो बाहर का अगर रास्ता बनेगा तो इधर यहाँ पर बढ़ जाएगा उसका 3 मीटर लंबाई, यहाँ 3 मीटर लंबाई, तो बाहर का लंबाई 16 मीटर हो गया। चौड़ाई इधर से 3 मीटर बढ़ेगा, इधर से 3 मीटर बढ़ेगा, तो पहले था 8, तो 6 बढ़ गया, तो 8 6 14 हो गया। 8 6 14 हो गया। अब इन्हीं का क्षेत्रफल में से देखो, सबसे बड़े आयत के क्षेत्रफल में से ना छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटाना रहता। ठीक, तो बड़ा आयत का लंबाई 16 बना, चौड़ाई 14 बना। का कितना आता है देखते हैं। चलो भाई, 14 छक्का कितना होता है, कोई बता पाओगे? 84। 14 छक्का 84 की 4 लिख दो, हासिल लिख दो 8, 14 एकम 14, 14 8 22, 22। इतना हो गया। अब अंदर का 224। अंदर का 8 है, 10 गुणित 8 तो 80 हो गया। अब घटाएं तो 22 में से 8 गया, कितने हुए थे? 144। 144। तो 144 ऑप्शन ये चौथा इसका सही उत्तर है। 144 वर्ग मीटर उत्तर आएगा ये। तो क्या किया, अच्छे से समझ लो, इस तरह का प्रश्न आता है। क्या करेंगे, पहले 10 एक आयत लिखा है तो आयत का चित्र बना ले, पहला काम। चित्र बनाने के बाद लंबाई चौड़ाई दिया है उसको लिख देना। अब 3 मीटर चौड़ी सड़क रास्ता है बाहर, उसमें ना स्पष्ट रूप से लिखा रहता है खेत के बाहर तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया करके। इसमें वो चीज नहीं लिखा, इसीलिए अंदर बना के देखा था मैं पहले। भाई मेड़ के बाहर कोई थोड़ी बनाएगा दूसरे खेत के, लेकिन इसमें नहीं दिया है तो क्या करेंगे, अब ऐसे करेंगे, बाहर बना लिए। अब इसमें बच्चों 2 आयत बनता ही है, एक का तो माप पता रहता है हमको और दूसरा जो बनाए उसका माप पता नहीं है। तो बाहर बनाओगे अगर आयत में, तो जितना मीटर चौड़ा रास्ता रहेगा 3 मीटर चौड़ा है, तो 3 का डबल चौड़ाई भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है मैं बता रहा हूं ना, यहाँ 8 है, देखो इधर भी 3 बढ़ा, इधर भी 3 बढ़ा, ऊपर नीचे, तो कुल मिला के 6 मीटर तो चौड़ाई बढ़ गया ना। तो जितना भी चौड़ा रास्ता रहेगा उसका डबल चौड़ाई को बढ़ा देना, लंबाई को भी चौड़ाई का डबल बढ़ा देना, तब हमको नए आयत का लंबाई चौड़ाई मिल जाता है। दोनों मिल जाने के बाद, दोनों का लंबाई चौड़ाई मिल जाने के बाद हमेशा बड़े आयत का क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटाना, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाता है। ये इसका तरीका। ठीक, चलिए, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर, उस वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है? देखो ध्यान से समझना प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो लिखा एक आयत, तो एक आयत का चित्र बना लेना। बच्चों इस पाठ में अगर तुम चित्र बना बना के नहीं कोशिश करोगे तो शुरुआत में समझने में दिक्कत होता है। तो आयत का चित्र बना लिया, ये 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है। अब आयत लिखा है तो आयत का चित्र बना लिया।
अब उस वर्ग की परिमिति कह रहा है, इसका मतलब वर्ग भी बनाना है। वर्ग कह रहा है तो वर्ग का भी एक चित्र बनाओ। तो मैं एक वर्ग का चित्र बना लेता हूं। वर्ग यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई चारों भुजा एक समान होता है, तो ये वर्ग हो गया रे भाई। अब वर्ग के बारे में क्या लिखा है देखो, वर्ग है ये आयत है, आयत का लंबाई चौड़ाई दिया है। अब लिखा है कि उस वर्ग की परिमिति क्या होगी, इसका परिमाप जान। समझने वाला प्रश्न है, पहले समझना। प्रश्न में दिया है एक आयत जिसकी लंबाई दिया 8 मीटर, चौड़ाई दिया है 6 मीटर। फिर लिखा है उस वर्ग की परिमिति क्या होगी, तो एक वर्ग का चित्र बनाए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है लिखा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत आयत के क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना, माने आयत का क्षेत्रफल जान जाएंगे तो उसका 3 से गुणा करेंगे तो वो वर्ग का क्षेत्रफल बन जाए। यही कह रहा है, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना, तो आयत का क्षेत्रफल तो भी नहीं पता ना हमको, तो निकालेंगे फिर उसका 3 गुना करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल मिलेगा। अब देखो आयत का क्षेत्रफल कितना मिला बताओ तो मुझे, जो लोग कमेंट किए हो। कितना है आयत का क्षेत्रफल? 48। 48। लंबाई आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 6 अट्ठे 48, ये हो गया आयत 48 वर्ग मीटर। तो प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल थोड़ी पूछा है, वो तो वर्ग का परिमिति पूछा है। अब यहां से ये पता चलेगा वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल का तिगुना। तो आयत का 48 है तो उसका तिगुना करेंगे, 3 गुना माने 3 से गुणा, तो 3 से गुणा करेंगे। 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, 144 वर्ग मीटर आया वर्ग का क्षेत्रफल। ये वर्ग का क्षेत्रफल आया 144 वर्ग मीटर, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल भी प्रश्न में नहीं पूछा है। उस वर्ग की परिमिति क्या होगी ऐसे पूछा, परिमिति पूछा। आप परिमिति, वर्ग का परिमिति बराबर क्या होता है कोई बता पाएगा? वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल में संबंध देखना है। वर्ग की परिमिति तुम लोग एकदम सरल प्रश्न करके कर दिए हो। वर्ग की परिमिति बराबर होता है, बताओ क्या होता है? वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुणित भुजा। वर्ग की परिमिति यानी 4 गुणित भुजा। तो जब तक तुम भुजा नहीं जानोगे, खाक निकालोगे वर्ग की परिमिति, तो वर्ग का क्षेत्रफल पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में तो भुजा है ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, और क्षेत्रफल तो तुमको पता चल गया है 144। तो 144 का वर्गमूल निकालोगे, क्योंकि वर्ग पक्षांतर होता है। तो 144 का वर्ग होता है 12। क्या होता है? 12 का 4 से गुणा होगा तो क्या होगा? 12 चौक 48 मीटर। यही सही उत्तर है। चलो मैं संख्या बदल रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 6 है, मैं यहाँ 9 लिख दिया। चलो अब कितना होगा उस वर्ग का परिमाप बताओ। आयत की लंबाई बस बदल दिया मैंने, चौड़ाई 6 मीटर है। अब तुमको वर्ग का परिमाप जानना है। वर्ग का क्षेत्रफल 162 है। वर्गमूल निकालते नहीं बन रहा है, ऐसा संख्या आ गया ना जी वेदांत। हाँ। अब चलो मैं देखता हूँ 162 आया कि नहीं। तो इसका तो आ गया 6 नहीं है, 54 बोल दो क्षेत्रफल आया ना। अब 54 का तुम 54 का क्या करोगे? 3 गुना करोगे वर्ग का क्षेत्रफल जानने के लिए।
तो 3×5 = 15, 1 16, ये हो गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का देखो वर्गमूल कैसे निकालते हैं बताता हूं। 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 2 1 कम 2 जाएगा। 3 से भाग जाएगा 81, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा 3 या 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, और फिर 3 से जाएगा 3 एक कम में तीन। 2 गुड़ी 2 गुड़ी में 3 गुड़ी 3 गुड़ी 3 गुड़ी 3। तो देखो 3 का 2 जोड़ा बना, तो एक जोड़ा से एक 3 लेंगे तो 3 तिया हो जाएगा। अब 2 का जोड़ा नहीं बना, वो वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही रहता है। तो ये हो गया बच्चों भुजा का मान। वर्गमूल निकालते हैं तो भुजा का मान मिलता है। क्या मिला? 9 वर्गमूल 2। हमें एक भुजा बराबर क्या मिला था? 9 वर्गमूल 2। अब इसका 4 से गुणा करना है, परिमिति माने 4 से गुणा भुजा का, तो 9 तक 36 वर्गमूल 2 यही आएगा मीटर। ठीक, गुणा जब होता है ना तो वर्गमूल चिन्ह के अंदर के साथ गुणा नहीं होता, वर्गमूल चिन्ह का वर्गमूल चिन्ह के अंदर के साथ गुणा होता है। तो 4 का गुणा केवल 9 से होगा, तो 9 चौक 36 वर्गमूल 2 मीटर, ये इसका आंसर होता है। एक बरामदा 24 मीटर, एक बरामदा 24 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा है। बरामदा पर बिछाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 10 सेंटीमीटर चौड़े आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? ये बरामदा है 24 मीटर, इसका चौड़ाई है 3 मीटर। अब इसमें ये पत्थर लगाना है, ये अंदर में पत्थर जैसे टाइल लगाते हैं कमरे में, इसी इधर लगा बना देता हूँ पत्थर। अब ये पत्थर का माप कितना है? तो 20 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ा है 10 सेंटीमीटर। तो इसका बताया तो था जी कैसे बनाते हैं, किसी को याद है तो बताओ। पत्थर की टाइल की संख्या, ईंटों की संख्या, पत्थर की संख्या, तीनों का सेम नियम। किसमें लगा रहे हो तुम पत्थर? बरामदा में। तो बरामदा में लगा रहे हो, उसकी लंबाई चौड़ाई को पत्थर के लंबाई चौड़ाई वाला इकाई में लिखना रहता है। पत्थर सेंटीमीटर में नापे हैं तो कमरे को भी सेंटीमीटर बदलना है। तो 20 मीटर का मतलब 24 मीटर लिखा है, तो 24 मीटर का हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर, गुणित 3 मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर में 300 सेंटीमीटर। अब उसको भाग करना रहता है, एक पत्थर के, एक पत्थर का जो माप दिया है तो उसका माप दिया है 20 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर। सिंपल है, बस इतना करते ही इसको हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा। इतना सरल प्रश्न को नहीं जान रहे हो तुम लोग? ये कई बार बताया हूं। जहां पर भी पत्थर टायल ईंट बिछाया जाता है, उसका लंबाई चौड़ाई दिया हो और नीचे टाइल या ईंटा का सेंटीमीटर में दिया है तो वो भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। क्यों रहेगा? कभी भी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा और भाग एक बराबर इकाई हो तभी करते हैं। अगर हम ऊपर मीटर में रखेंगे नीचे सेंटीमीटर में तो कभी भी कटा नहीं सकते हो, ना भाग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। एक जैसा इकाई करना जरूरी है पहले तो नीचे जैसा रहेगा वैसा ऊपर को भी करना। अब सब सेंटीमीटर बन गया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। 20 में एक जीरो है, ऊपर का एक जीरो काट देते हैं 2400 में से, और 2 से भाग करते हैं, ये 240 बचा उसको, तो ये आ जाएगा, क्या आएगा? ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 120 आया। अब यहाँ देखें 10 और ऊपर 300 है तो 10 का एक जीरो काट दिए, 300 का एक जीरो काट दिए, तो 10 में एक बचा, एक का कोई मतलब नहीं होता। तो ऊपर बचा देखो 30, यानी कि इधर बचा है 120 और फिर बचा है 30, इन्हीं का गुणा करेंगे।
तो 2 शून्य है पहले से, तो शून्य को लिख देना है। अब 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी आ गया 36। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर। अब मुझे बताओ, ये प्रश्न अब समझ में आया कि नहीं आया? चाहे कमरा कहे, फर्श कहे, उसका जो विमा दिया है लंबाई चौड़ाई, उसको सीधा सीधा अगर पत्थर या टाइल का लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के बाद ही लिख। ऊपर पत्थर या यानी जो भी लगा रहे हैं वो जिस माप में लिखा है, सेंटीमीटर में लिखा है तो सेंटीमीटर बदलना है, मीटर लिखा है मीटर में ही रखना। तो जैसा पत्थर या टाइल का इकाई दिया रहेगा उसी इकाई में कमरे या फर्श का जो माप दिया उसको बदल के लिखना है, दोनों एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद कटा दो, जो बचा उसका गुणा कर दो, तो उतना तो पत्थर लगेगा। सिंपल सी है। ध्यान दो, एक वर्ग की परिमिति 48 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आ गया हमारा वर्ग लिखा है तो वर्ग है भाई, परिमिति दिया है और जानना है हमको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमको पता नहीं है। कोई मुझे बताएगा क्षेत्रफल जानने के लिए क्या जानना पड़ता है? एक भुजा का माप। अब एक भुजा का माप तुमको कौन से दुकान से मिला? परिमाप को 4 से भाग करने से। गुड। क्योंकि परिमिति बराबर होता है 4 गुणित भुजा। ये परिमिति में छिपा है परिमाप भुजा। 4 गुणित भुजा बराबर होता है परिमिति, और परिमिति हमको पता है भाई 48। तो ये भुजा का मान जानने के लिए 4 गुणा को इधर पक्षांतर कर दिए तो 4 एकम 4 दूनी यानी 12 मीटर मिल गया भुजा। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो 12 मिल गया तो भुजा का मान 12, तो 12 का वर्ग हो गया 144। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब। याद रखो बच्चों, प्रश्न में वर्ग वाला में या परिमिति पूछे या क्षेत्रफल पूछे, दोनों ही चीज में किसकी आवश्यकता होती है? भुजा। अब वो भुजा कहां से मिलेगा? तो परिमिति दिया है तो परिमिति के अंदर तो भुजा है भाई, 4 गुणित भुजा, तो तुम 4 भाग करोगे तो भुजा मिल जाएगा। उसी तरह अगर क्षेत्रफल दिया हो और परिमिति पूछा हो तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दो तो भुजा मिल जाता है। ये दिमाग में कंठस्थ रहना चाहिए। कभी भी वर्ग से वर्ग का परिमिति दिया हो तो 4 से भाग करो तो परिमिति भुजा मिल जाता है। 4 से भाग क्यों करते हैं भाई? चारों भुजा को जोड़े हैं तो 4 बांटा कर देंगे, 4 कुटा कर देंगे, बरोबर 4 भाग बांट देंगे तो एक तो भुजा नहीं मिलेगा जो चारों भाग का मान है परिमिति। चारों भुजा जुड़ा हुआ है उसमें, तो एक भुजा का मान जानने के लिए 4 से भाग किए। अब भुजा का मान जान गए तो भुजा से भुजा का गुणा कर दो कहो, या भुजा का वर्ग कर दो कहो, क्षेत्रफल मिल जाता है। क्योंकि भुजा गुणित भुजा यानी आड़ी भुजा गुणित खड़ी भुजा, यही तो उसका सूत्र है क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 63 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर 80 से घेरा डालने में क्या खर्च आएगा? तो मुझे बता सकता है इसका मैं सूत्र क्या लिख पाया था? इसका कुछ सूत्र लिख पाया था मैं। खर्च बराबर होता है बच्चों, क्या आकृति दिया है वो ध्यान देना है। वर्ग दिया है, जब भी घेरा डालना है तो मैं बोला था उसका परिमाप निकालना। जब भी तार घेरना है, घेरा डालना है तो ये उस आकृति के परिमाप में डाला जाएगा। ये लाइन में तो डाला जाएगा घेरा, अंदर थोड़ी डाला जाएगा। ये लाइन में घेरा बनाएंगे
और लाइन को मापते हैं तो उसको बोलते हैं परिमाप। तो ये वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप, सीधी सी बात, वर्ग का परिमाप। किसी भी आकृति में घेरा डालो, उसका परिमाप निकालना, वर्ग का परिमाप, फिर उससे गुणा कर देना। किसका? पहले देखना एक ही घेरा है कि दो घेरा है, तो घेरे की संख्या एक है तो एक के साथ गुणा होगा। अब एक के साथ गुणा करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब उसके बाद क्या करना, कितना मीटर लिया है, 1 मीटर का कितना है, तो 80 पैसे लिखा है, तो 80 पैसे से गुणा होगा, बस आ जाएगा उत्तर। अब मुझे बताओ, इसका 1 मीटर भुजा का माप है 63, लिखा है 63 मीटर भुजा, तो परिमाप कितना हुआ, चलो बताओ, यही बता दो कम से कम, फिर पता चल जाएगा जल्दी उत्तर कितना है परिमाप। 252। 252, चलो करके देखता हूँ। 4 तिया 12, हासिल 1, 4 छक्का 24, 1 25, 252 बिल्कुल सही। 252 मीटर आ गया परिमाप। अब वर्ग का परिमाप तो जान गए ना जी, अब तो सरल हो गया। 252 के साथ तुमको किया नहीं जाता, एक एक वही चाहता है, तो 80 का गुणा करना है। अब उसमें भी 80 में तो जीरो का पारा पढ़ा ही नहीं जाता, 8 का पढ़ेंगे। 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 पंचे 40, 1 41, हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, ये हो गया इतना पैसे। लेकिन पैसे नहीं लिखा है, उत्तर में रुपये लिखा है। अब इसको पैसे बनाओगे तो कितना बनेगा? 201 रुपये 60 पैसे। 60 पैसे। 201 रुपया 60 पैसे, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब। पैसे बनाने के लिए 100 से भाग करते हैं, और 100 से भाग करने का मतलब होता है 2 अंक दशमलव आगे ले आना, 2 अंक दशमलव आगे ले आते हैं। जैसे ये 100 से भाग करेंगे तो ये दशमलव जीरो को पार कर जाएगा, 60 को पार कर जाएगा, तो इधर आ गया। तो दशमलव के ये बाएं हाथ तरफ वाला रुपया है और दाएं हाथ तरफ वाला पैसे है, यानी 201 रुपये और 60 पैसे हो जाएगा इसका कुल खर्च। तो कुल खर्च का मतलब समझ लो, चाहे आकृति कोई भी हो, चाहे आयत की आकृति हो या वर्ग की आकृति हो, उसमें परिमाण, क्योंकि घेरा हम इसी लाइन में घेरेंगे और इस लाइन को जोड़ने को परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप के साथ बच्चों गुणा किया जाता है, कितना घेरा तुमने घेरा। कभी कभी 2-3 घेरा भी घेरते हैं ना, तो उस कंडीशन में घेरे की संख्या से गुणा कर लेना। फिर प्रति मीटर कितना पैसा खर्च आ रहा है उसका उसके साथ गुणा करना रहा। तो इसमें 80 पैसे दिया था तो पैसे उत्तर में आएगा, और रुपया में फिर बाद में बदल लेना, या इसी को मान लो रुपया में बदल के करते तो 0.8 के साथ गुणा करते तो भी यही उत्तर आता। 252 का 0.8 से गुणा करोगे तो भी 201.60, तो दशमलव के बाएं हाथ तरफ लिखा रहता है वो रुपया बन जाता है, दशमलव बाद वाला पैसे है जी। तो कल फिर टेस्ट होगा इसी में, ध्यान दो। तो पहले तो मैं चलो आज का क्लास यहीं पर ये विराम देता हूँ, टाइम हो गया।